वक्त है न्यूज नाइट का। अगले 1 घंटे में न्यूज नाइट में आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें दिखाएंगे। कोविड के खिलाफ लगातार लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में, इस जंग में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ अहम फैसले लिए। इन अहम फैसलों के बारे में आपको बताएंगे और ये फैसले कैसे कारगर हो सकेंगे इस लड़ाई में, इस पर भी चर्चा करेंगे। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो पार्टी के जो लोग हैं उनको संबोधित किया। उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने जो है बाकायदा एक वीडियो जारी करा उनके लिए। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया है और इस वक्त कोविड से लड़ाई में भारत कहां खड़ा है, इस वक्त वर्तमान स्थिति क्या है, ये तमाम खबरें हैं जो आपको विस्तार से बताएंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। आज की बड़ी खबरों पर चर्चा भी होगी। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रियों को राज्य और जिला प्रशासन के साथ संपर्क में रहने की कही बात। साथ ही कहा, मंत्री उभरती समस्याओं का करें समाधान, जिला स्तरीय सूक्ष्म योजनाओं को करें तैयार और आरोग्य सेतु ऐप को ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रास रूट संस्थाओं में बनाएं लोकप्रिय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने दुनिया के सामने पेश किया अनुकरणीय उदाहरण। भाजपा के 40वें स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई देशों ने भारत के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा, 130 करोड़ देशवासियों ने लॉकडाउन के दौरान दिखाई है अभूतपूर्व एकजुटता। प्रधानमंत्री ने लोगों से गरीबों को राशन देने के लिए अविरत सेवा, फेस कवर करना, सेवा करने वालों का आभार व्यक्त करना, आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना और पीएम केयर्स फंड में सहयोग करने के लिए 5 आग्रह किए। कैबिनेट ने लिया अहम फैसला, सांसदों के वेतन में 1 साल के लिए 30% कटौती के लिए लाया जाएगा अध्यादेश। सांसद निधि को किया 2 साल के लिए स्थगित। कोविड-19 से निपटने में उपयोग की जाएगी ये राशि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अपनी स्वेच्छा से 30% वेतन कम लेंगे। देश में कोविड-19 के संक्रमण के मामले बढ़कर हुए 4,281, 318 लोग उपचार के बाद हुए ठीक। देश में कोरोना से 111 लोगों की मौत। तबलीगी जमात के 25,000 से ज्यादा लोगों की पहचान कर किया गया क्वारंटीन। कोविड-19 महामारी से कराहती दुनिया। कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,70,000 के पार। मरने वालों का आंकड़ा 70,000 से अधिक। कोविड-19 से अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आगे की जांच के लिए ले जाया गया अस्पताल। भारतीय जनता पार्टी मनाएगा अपना 40वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री ने कोविड संकट के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्थापना दिवस को कोविड के खिलाफ लड़ाई के प्रति किया समर्पित। पार्टी कार्यकर्ताओं से वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ने का किया आह्वान। और अब सभी खबरें विस्तार से। आज की बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज हुई बैठक में अहम फैसले लिए और अगले 2 साल तक सांसद निधि, एमपी जो लैड फंड होता है, उसका पैसा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने को मंजूरी दे दी। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस साल 1 अप्रैल से यह फैसला लागू होगा। इसके अलावा 1 साल तक सांसदों की जो वेतन है यानी सैलरी और पूर्व सांसदों की पेंशन में 30% की कटौती की जाएगी। एमपी लैड को अब 2 साल के लिए स्थगित किया जाएगा, यानी 20-21 और 21-22। और हर सांसद के जो 2 वर्ष के सांसद निधि है वो 10-10 करोड़ रुपए वो भी देश के कंसोलिडेटेड फंड में जमा होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज के अहम फैसलों के बारे में बताया कि सांसद अगले 1 साल तक 30% कम सैलरी लेंगे और इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल भी इस फैसले में शामिल हुए हैं। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी अनेक राज्यों के राज्यपाल और इन सब ने भी स्वेच्छा से
अपने तनख्वाह में 30% कटौती करने का लिए पत्र दिए हैं। तो प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद भी 1 साल के लिए 30% वेतन कम लेंगे। वैसे ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये सभी भी 30% स्वेच्छा से, वहाँ कानून का मुद्दा नहीं है क्योंकि उनके सैलरीज के आने अलग अलग कानून है, उसको ऑर्डिनेंस करना ठीक नहीं होता, तो इसलिए उनकी ही स्वेच्छा से, उनके रिक्वेस्ट पर ये किया जा रहा है। कोविड-19 से लड़ाई में अन्य गणमान्य लोगों के वेतन कटौती को भी मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस का निर्णय लिया जिसके तहत सांसदों की 30% तनख्वाह 1 साल भर के लिए कम होगा। सभी सांसद 30% का एक तरह से कट ले रहे हैं, लेकिन वो कानून में करना पड़ता है, तो कानून ऑर्डिनेंस के रूप में आज निर्णय हुआ और संसद का सत्र जब होगा तब कानून आएगा, लेकिन इसकी अमल तुरंत शुरू होगा क्योंकि ऑर्डिनेंस आया है, तो राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद वो आएगा। और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सांसदों के वेतन कटौती के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुसीबत के समय में राजनीतिक जमात के लोगों को आगे आना, इस तरह से उनका आगे आना सराहनीय कदम है। हम इतिहास के नाजुक मोड़ पर हैं। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो हमारी भूमिका की पड़ताल होगी। महाभारत में हमारे यहाँ कहा गया, महाजनो येन गता सुपंथा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, चाणक्य ने चाणक्य नीति में कहा है, अध्याय शायद 8 का वो श्लोक है जिसमें राजा को सबसे पहले कोष की चिंता करनी चाहिए। तो यह पहल, जैसा मैंने बताया, वक्त की जरूरत है और सरकार ने साहसिक और स्वागत योग्य फैसला किया। और सांसदों के वेतन कटौती के फैसले का कांग्रेस ने भी स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस इस समय सरकार के फैसले के साथ है। प्रधानमंत्री जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज कैबिनेट के निर्णय को, जिसमें 30% एमपी की सैलरी काटकर कोरोना वायरस की जंग में शामिल करने का फैसला किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड सांसदों का निजी कोष नहीं है। अगर ये पैसा खत्म कर देंगे तो सीधे सीधे इसका प्रतिकूल प्रभाव एमपी के इलाके के लोगों और वहां की जनता पर पड़ेगा। यह आज की अहम खबर है, अहम फैसला है और इस पर हम बातचीत भी करेंगे, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत में कोविड-19 से निपटने में दृढ़ संकल्प, उत्प्रेरणा और जागरूकता के महत्व पर जोर दिया है। और प्रधानमंत्री ने इसमें कहा है कि जागरूकता पर खास तौर से प्रधानमंत्री का विशेष फोकस है। उन्होंने कहा कि मंत्री राज्य और जिला प्रशासन से संपर्क बनाए रखने और उनकी समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने ये भी कहा कि जिला स्तर की छोटी योजनाएं बनाएं, जो जिला स्तर पर छोटी योजनाएं हैं उस पर खास प्रधानमंत्री ने फोकस किया है। मंत्रालय सुनिश्चित करें कि गरीब कल्याण योजना का लाभ लाभार्थियों तक सुचारू रूप से पहुंच सके। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आरोग्य सेतु ऐप को ग्रामीण क्षेत्रों और निचले तबकों के बीच लोकप्रिय बनाएं। इसके साथ साथ ऐप आधारित कैब सेवा की तर्ज पर ट्रैक एग्रीगेटर्स जैसी नवीन तरीके का इस्तेमाल कर किसानों को मंत्रियों से जोड़ें। लॉकडाउन समाप्ति पर प्रत्येक मंत्रालय 10 प्रमुख निर्णयों और 10 प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करे। साथ साथ यह भी कि मंत्रालय कारोबार निरंतरता योजना बनाए ताकि किस तरह से ये सब काम चलता रहे और कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों से युद्ध स्तर पर निपटने के लिए तैयार भी रहें। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा यह भी कहा कि ये संकट मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और अन्य देशों पर निर्भरता कम करने का अवसर भी है। उन्होंने प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि निरंतर उपलब्ध कराया गया उनका जो फीडबैक है कोविड-19 से निपटने की रणनीति बनाने में, वो प्रभावी साबित हुआ है।
इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसानों का कल्याण बहुत अहम है। फसल कटाई मौसम में किसानों की हर संभव मदद सरकार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यक औषधियों और सुरक्षा उपकरणों के उत्पादन पर लगातार निगरानी रखने की आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री ने इस तरह से जो अहम बिंदु थे उन बिंदुओं को उठाया, और जैसा कि हमने कहा कि आज की जो एक बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो बड़ा फैसला है, जो सांसद निधि फंड है उसको 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी वो पैसा जो है अब वो कोविड के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल होगा। और साथ साथ सांसदों के जो वेतन है उसमें भी 30% की कटौती की गई है। प्रधानमंत्री का वेतन भी शामिल है इसमें, और इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम राज्यपालों ने भी इस बात को लेकर के सहमति जताई है। उन्होंने खुद से आवेदन दिया है, कहा है कि उनका जो है वेतन 30% काटा जाए। इसी बड़ी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे। इस खबर के क्या मायने हैं और कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें कितने अहम फैसले। हमारा आज का फोकस इसी खबर पर जुड़ा हुआ है। 2 मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। परिचय करा दो, मेरे साथ शेखर अय्यर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं शेखर अय्यर जी, और इसके अलावा मेरे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड से जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले मैं शुभमय जी आपसे इस बात की शुरुआत करता हूं कि ये क्योंकि अगर सांसद निधि की अगर बात करें तो उससे करीब 79,000 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा 7,900 करोड़ रुपए, 7,900 करोड़ रुपए जो है उससे कुल मिलाकर जमा होगा। क्या ये राशि बहुत बड़ी तो नहीं लगती जो कोरोना से लड़ाई में, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अहम है क्या? बिल्कुल। बेसिकली इस वक्त ज़रूरत क्या है कि भारत सरकार को पैसों की जो ज़रूरत है वो सरकार ही खुद आवंटन कर सकेंगे। इस वक्त छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट्स ला सकते थे एमपीज़, क्योंकि एमपीज़ क्या करते थे कि अपने इलाके में किसी ने कुछ कहा, उस पर उन्होंने जांच पड़ताल किए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ आलोचना किए और प्रोजेक्ट को सामने आगे लेकर निकले। इसका अभी ज़रूरत, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त जो कोविड से लड़ने के लिए एक सामग्रिक कैपिटल जो चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे चैलेंजेस सामने आएंगे, उसको देखते हुए इस वक्त इस तरह के प्रोजेक्ट सिलेक्शन का कोई खास ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए इसको पूरा एमपी लैड्स फंड को बेसिकली सरकार के अंडर 2 साल के लिए, ताकि कंटिन्यूटी रहे कि 1 साल ही नहीं 2 साल के लिए इसको सरकार अपने पास ले रहे हैं कि भाई जो प्रोजेक्ट्स करना है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है इस वक्त वो एक बहुत बड़ा एक खाई के जैसा बन गया है, और उसको बटोरने, उसको संभालने के लिए जो भी सपोर्ट इस तरह के आ सकते हैं वो ज़रूरत है। तो इसलिए ये एमपी लैड्स फंड का उपयोग ये सही है, इस तरह से ही सोचना चाहिए। और भी जितने सारे सेविंग्स इस तरह से हो सकते हैं दूसरे सेंट्रल फंड्स में, उनको भी इसके तहत एक एक करके समेटना चाहिए। शेखर जी, जब से ये एमपी लैड फंड जो है, सांसद निधि फंड शुरू हुआ है, मुझे लगता है शायद ये पहला मौका होगा जब सीधा 2 साल के लिए इसको एक तरह से सस्पेंड किया जा रहा है। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि सांसद लोग जो हैं इसको कहते हैं कि हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, इस तरह से कई बार कहते हैं। और हमने कांग्रेस के प्रवक्ता का भी बयान सुना, कांग्रेस ये तो कह रही है कि वेतन कटौती सांसदों की हो रही है, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो है एमपी लैड जो है ये उनका निजी पैसा नहीं होता, ये डेवलपमेंट का पैसा होता है, इसलिए उसका विरोध भी कर रहे हैं। कैसे आप देखेंगे इसको? देखिए, पहली बात तो ये जब स्कीम जब भी लागू हुआ, वो नरसिम्हा राव के जब प्रधानमंत्री थे उस समय लागू हुआ, तब 2 लाख का कुछ था, 2.5 लाख का था, फिर वो 5 अब 2.5 करोड़ का था, फिर वो अभी 5 करोड़ हो गए। और ये उस समय ऐसी एक प्लान बनी थी कि एमपी कहीं तुरंत विकास की कोई काम हो, कोई उस अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे लोकसभा के हो या मतलब लोकसभा के लिए वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कोई अर्जेंट काम हो, कहीं ब्रिज बनाना है, कहीं कुछ करना है, कोई बस स्टैंड बना, मतलब ऐसी काम थी, कोई जो चीज़ जो नॉर्मल जो बजटिंग हुआ है उस इलाके के उससे अलग से। तो वो फिर वो पॉपुलर हुआ, क्योंकि एमपी जहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो मांग थी वो करते थे। लेकिन आपको याद ये भी रखना है, एक समय आया था जब वाजपेयी सरकार के समय, जब सीएजी की रिपोर्ट वगैरह आए थे, उस समय इस सिस्टम को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए कि कैसे ये हो रहा है। फिर ये डिसाइड हुआ उसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे। लेकिन ऐसी समय में जब एक प्रकार से हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है, जब हमें हर धनराशि की कहीं भी सोर्स है उसको हमें इकट्ठा करना होगा, इसका मतलब नहीं है कि कोई विकास कहीं रुक जाएगा। विकास की जो देखिए, हर जिला, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी तो
वैसे ही जो विकास कार्यक्रम है वो तो चालू रहेगा ही। जो राष्ट्रीय डेवलपमेंट के तमाम उसमें- चीजें, मंत्रालयों के जो काम होते हैं वो तो चलेंगे सब तो ही। चलेंगे ही। जो हाँ। जो आपके रूरल कार्यक्रम हो, अर्बन कार्यक्रम हो, जो भी कार्यक्रम हो, वो तो विकास के कार्यक्रम जो ऑलरेडी बजटेड है, जिसके लिए प्रोग्राम्स इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं, वो तो होंगे ही। लेकिन ये अलग था एक प्रकार से, एक इमरजेंसी फंड कहिए कि भाई एमपी को लगा कि फलाना कुछ होना चाहिए तुरंत की, लेकिन उसको अभी रोका गया। उसको तो नहीं रोका गया, ये जो एमपी डिस्क्रिशनरी जो करते थे वो रोका गया। अभी भी कहीं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लगता है कि बहुत जरूरी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में करना है, वो सरकार से अपील करके फंड रिलीज कर सकते हैं वो सिचुएशन को देखकर। लेकिन ये जो फैसला है, मुझे एक प्रकार से एक मैसेज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिमंडल और सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे पास जितने हम खर्चा कम कर सकेंगे और उस धनराशि को हम यूटिलाइज करें इस समय जो सामने जो इकोनॉमिक चैलेंज आ रहे हैं, जो आर्थिक रूप में हमारे सामने जो चैलेंज है, उस चैलेंज का अभी पूरा रूपरेखा भी हमें पता नहीं है। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट होगा, फिर नॉर्मल सी धीरे धीरे करके जो भी जब होगा, तो किस क्षेत्र में क्या कमी है, कहाँ खर्च करना है, किसको राहत पहुंचनी है, ये बहुत लंबी आगे बहुत लंबा रास्ता है। शेखर जी, जाहिर सी बात है कि अगर एमपी लेड फंड की बात करें तो जाहिर इसमें कोई दो राय नहीं कि इसको लेकर कई बार जो है चर्चा हुई है, संसद में भी कई बार इसको लेकर चर्चा हुई है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प आंकड़ा वो ये कहता है कि 2014 की बात कर रहा हूं, क्योंकि 2018 में एक रिपोर्ट जो है सांख्यिकी मंत्रालय जो है उसने एक रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में कहा गया, 2014 तक की बात थी, कि 2014 में उस वक्त जो दक्षिण के राज्य हैं, दक्षिण के राज्यों में एक भी राज्य ऐसा नहीं था, एक भी लोकसभा क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां जो एमपी लेड का है उसका पूरा पैसा इस्तेमाल हुआ हो। और इसी तरह से 2014 की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 543 में से सिर्फ 35 लोकसभा क्षेत्र थे, सिर्फ 35, जहां पर एमपी लेड का पूरा पैसा जो है इस्तेमाल हुआ। तो ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारी चीजें हो रही थी, शायद इसलिए कि इस पैसे को ही शायद इस वक्त डाइवर्ट करना एक सबसे सुलझा हुआ फैसला लगता है। बिल्कुल अशोक जी, देखिए ऐसे जैसे मैंने पहले कहा, ये कोई ऐसी नहीं थी कि भाई पार्लियामेंट उस क्षेत्र के काम केवल इस एमपी फंड से ही हो रहा था, ऐसी नहीं है। क्योंकि सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज एक राज्य के अंदर आते रहे, राज्य सरकार का भी वहां पे विकास का कार्यक्रम जारी है। ये केवल यही था कि अगर जहां एमपी को कहीं रिकमेंड करना हो, कोई अर्जेंट काम या कोई अर्जेंट की लोगों की कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो, उसके लिए प्रावधान था। और 5 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट था। जैसे आपने कहा कि पूरा 5 करोड़ तो कभी खर्च नहीं कर पाते थे, हाँ। क्योंकि पहले जो सिस्टम था एमपी खुद उसको अलोकेट करते थे। लेकिन अभी एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट है, डिस्ट्रिक्ट की जो प्रशासन है वही उसको एडमिनिस्टर करते। इसका मतलब उसमें काफी चेक एंड बैलेंस है, क्योंकि पहले जो रिपोर्ट्स आ रहे थे उसमें कहीं गुंजाइश थी कि भाई इरेगुलरिटीज की। आपको याद होगा एक समय में वाजपेयी सरकार के समय एक रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में पेश हुआ था, जहां पे ये भी सिफारिश थी कि इस स्कीम को ही हम खत्म कर किया जाए, क्योंकि इतनी रेगुलरिटीज की बात कुछ थी समय उसमें। पहले सुप्रिया सुले ने भी ये मांग उठाई थी संसद में, क्योंकि उनको लगता था कि इस फंड के बहाने बहुत सारे लोग अपने काम के लिए आते हैं और कहते हैं कि उसमें से दे दो। बहुत सारी डिमांड्स आती हैं, जिसके कारण हालांकि कई सांसद कहते हैं कि भाई उनके क्षेत्र के लोगों से जुड़ने का एकमात्र जरिया ये निधि फंड होता है। देखिए, एकमात्र जरिया ये नहीं है, केवल अर्जेंटली कहाँ रिकमेंड करना है तो कर सकते हैं। लेकिन वैसे देखिए बहुत विकास कार्यक्रम चलते हैं हर जिले में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसको मॉनिटर करके उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो सकती है। हाँ ठीक है, जहां कोई इमरजेंसी हो इसके लिए बहुत काम आता था, लेकिन ये कोई बड़ा एमपी के कामकाज में बड़ा हस्तक्षेप होगा या वो काम नहीं कर पाएंगे, ये मुझे नहीं लगता। शोभा जी, आपको लगता है कि जो डेवलपमेंट है, वो जो शेखर जी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए तो और भी तमाम स्कीम्स होती हैं, तो इसीलिए ये नहीं समझना चाहिए कि इससे जो है किसी क्षेत्र में या किसी सांसद के एरिया का डेवलपमेंट रुक जाएगा। लेकिन यह है कि कुछ चीजों पर हमको, अब क्योंकि ये संकट की घड़ी है तो जाहिर सी बात है घर का भी एक बजट होता है। घर के बजट में भी आप देखते हैं कि अच्छा, मैं आज इस वक्त जो है ये घर में जो है एसी नहीं खरीदता, इस वक्त मेरे लिए शायद जरूरत से ज्यादा चीज कुछ और है। इस तरह की चीजें तो शायद इसको इस नजरिए से देखना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि बात वही है कि सरकार को अभी खर्च करना है युद्ध स्तर पर, और उस खर्च में ऐसा कोई भी जगह स्कोप रख देना कि जिसमें लोग अपने आप से हिसाब से एग्जामिनेशन करें कि भाई वो डेवलपमेंट का किस तरह का रूपरेखा चाहते हैं, उसका ना तो समय होगा
और डिस्ट्रिक्ट, और एक दूसरा चीज़ हमने जो जिसका जिक्र ही नहीं किया कि इस वक्त जितने सारे जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आ गया है, इस वक्त अगले 1 साल तक उनके लिए अलग से कोई प्रोजेक्ट उठाना सरकार के थ्रू से आ रहा है जिसके उसको छोड़कर ये असंभव ही है। क्योंकि आप देखेंगे इस वक्त ये लॉकडाउन के समय में सारे जेलों में जिस तरीके से युद्ध स्तर पर सारे काम की ज़रूरत हो रही है, एक माइग्रेंट लेबर से लेकर लॉकडाउन में मॉनिटर करना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, बात तो अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर ही आ जाता है, उनके प्रशासन उनके काबिलियत पर ही सवाल उठेगा या प्रशंसा आएगी। तो इस वक्त कोई एमपी लैड्स का डाइवर्शन बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। और जैसा आपने स्टैटिस्टिक्स में देखा है कि बहुत कर हाई जिसे कहते हैं सब कि कई सालों तक अगर आप देखें एमपी लैड्स कभी भी बहुत जिसे कहते हैं मूलभूत कोई सुधार तो लाते नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसका जो क्रियान्वयन है उसका रेट काफ़ी धीमा है। तो ये दिन पर दिन इसका इम्पोर्टेंस जो है एमपीज़ के लिए भी घटता चला जा रहा है, क्योंकि वो जिस तरह के प्रोजेक्ट्स लोगों को ज़रूरत है उस तरह के प्रोजेक्ट के लिए या तो ये बहुत कम है, और नहीं तो जिस तरह के क्लियरेंसेस चाहिए वो क्लियरेंसेस आते आते इस प्रोजेक्ट का रूप दूसरा हो जाता है। तो इसलिए वो कुल मिलाकर वो सरकार के पास बहुत साल वापस ही आते हैं, इसलिए एमपी लैड चले जाना ज़रूरी है। और अभी आपने देखा जो प्राइम मिनिस्टर की जो ने अभी जो लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात जो कर रहे थे, जिस तरह से युद्ध स्तर की बात कर रहे थे, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हर मिनिस्ट्री को लेने की अभी ज़रूरत है, उस वक्त में ये सारे डाइवर्शन, मैं इसको डाइवर्शन ही कहूँगा, ये इसका बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। पर शुभम जी, एक और जो दूसरा अहम फैसला है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तमाम राज्यपाल इन्होंने तो खुद से ये ऑफर किया है कि वो 30% कम वेतन लेंगे, साथ साथ सांसदों का वेतन जो है, प्रधानमंत्री का वेतन भी 30% इसमें कटौती। इसको आप कैसे देखेंगे इस फैसले को? देखिए इसका ना मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूँ। भारत में इमरजेंसी का 3 प्रावधान है। एक है एक्सटर्नल थ्रेट कि बाहर से कोई खतरा आ जाए, एक है इंटरनल थ्रेट, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने कभी ज़रूरत नहीं हुआ इसको इस्तेमाल करने का। इस बारी वित्त मंत्री के ने भी काफ़ी क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन ये जिस तरीके से कोरोना वायरस का ये वार हमारे ऊपर आया है, ये एक इमरजेंसी ही है। इसके लिए सरकार जो हर तरह के स्टेप्स लेंगे उसमें एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन जो आ रहा है वो है कि सरकार के पास कितना पैसा है, संसाधन का, और संसाधन प्रायोरिटी गरीबों तक भोजन पहुंचाना और तमाम बाकी। और इसमें मैं एक चीज आपको बताऊं कि इसमें 4 चीजें जिस पर सरकार सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। एक तो है ब्याज, जो उधार लेते हैं उसका ब्याज, दूसरा है सब्सिडी, तीसरा है वेजेस एंड सैलरीज, एंड चौथा वो है पेंशन्स इन डिफेंस। इन चारों चीज़ों के ऊपर सरकार सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं। इनमें से तीनों जो चीज़ें, डिफेंस, उधार के ऊपर ब्याज और सब्सिडीज़, क्योंकि सब्सिडीज़ वक्त जो जा रहा है जिसका बहुत बड़ा मात्रा है खाद्य सब्सिडी, फूड सब्सिडी, इस वक्त तो उसको और बढ़ाने की उस वक्त बढ़ाने की बात चल रही है, इसलिए उसमें कटौती का संभावना बहुत कम है। तो रह जाता है एक बहुत बड़ा मोटा अंक, वो है वेजेस और पेंशन्स। और इसमें सिर्फ जैसे एमपीज ही नहीं, इसमें आते हैं सरकारी कर्मचारी। अब सरकारी कर्मचारी इस आज की जो ये जो डिसीजन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी इस पर लागू हो जाएंगे कि उनके ऊपर भी, क्योंकि वो करना बहुत सारी चीज़ों का निर्णय उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन हो सकता है क्योंकि बहुत सारे राज्यों में करीब टॉप लेवल तक भी बहुत सारे ऑफिसर्स से लेकर क्लास 4 स्टाफ के करीब नहीं, इनफैक्ट 5 स्टेट तो हो ही चुके हैं जहां पर कटौती किया गया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार जो कर सकता है वो केंद्र सरकार पे नहीं करना चाहिए? ऐसा बात तो है नहीं। और अगर हम पूरा अंक अगर देखें तो ये इस वक्त आज ना हो या कल हो या परसों हो, शायद इस पर हमें चर्चा करनी पड़ेगा और डिसीजन लेना पड़ेगा। और डिसीजन अगर लेना है, वो निर्णय अगर लेना है तो सचमुच उसमें ऊपर निर्भर हो जाएगा कि एट द टॉप, मैन एट द टॉप, वो किस तरीके से अपना
क्या स्टेप आगे ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये एक संकेत है। आपने इंटरेस्टिंग बात कही, लेकिन फिर भी शेखर जी इसमें एक ये भी महत्वपूर्ण पहलू है कि जाहिर सी बात है अभी ये फैसला जो है केंद्र के स्तर पर हुआ है, अब ये फैसला राज्यों तक भी पहुंचेगा। जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री ने कहा है, आज जिस तरह से उन्होंने मंत्रियों से बात की है, उसके बाद बहुत संभावना इस बात की है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर ये फैसला, तेलंगाना में ये फैसला पहले भी हो चुका है, और बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर इस तरह का फैसला लिया जाए और उसके बाद ये नीचे तमाम चीजों तक पहुंचे और शायद जो टॉप पोस्ट पर बैठे लोग हैं उनको भी इसका अनुसरण करने का एक प्रेरणा भी मिलेगी, कम से कम जो लोग संपन्न वर्ग से हैं। बिल्कुल प्रेरणा जरूर मिलेगी, क्योंकि अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और बाकी सारे कैबिनेट मेंबर्स, उसके बाद मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अगर सब अपने ये कटौती वॉलेंटरी कर रहे हैं, ये तो कोई ये नहीं है, तो इसका मतलब है राज्य सरकार लेवल पे भी ये होगा और उसमें भी सरकार में भी कौन कौन, मतलब किस स्तर तक के क्लास 1, क्लास 2 या सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स कौन इस पे क्या करेंगे, वो बात की फैसला है। कि देखिए मूल जो मैसेज है आज के फैसले से ये है कि समय आ गया है कि हमें खर्चा कम करना है। खास करके जो कभी कभी सरकार के व्यवस्था में कई खर्चे होते हैं, उस सारे खर्चे को रिव्यू करके जहां आवश्यक नहीं है वहां पे हमें कट करके, ताकि वो फंड हमें अवेलेबल है। ये जो बहुत जरूरी, जो सामने जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद हर क्षेत्र के लिए जो कमियां आएंगी, जो दिक्कतें आएंगे और किसको राहत कैसे देना है, ये सारी जब बातें आएंगी तब सरकार के पास जो धनराशि है वो तो ऐसा नहीं है, वो तो अक्षय पात्र तो नहीं है। तो इसलिए सरकार को सोच समझ के ही करना पड़ेगा। इसलिए ये जो फैसला, मुझे लगता है हो सकता है कई एम्प्लॉइज फेडरेशन भी ये फैसला कर ले कि हमारी तरफ से हम कुछ डीए दे देंगे या कुछ दे देंगे, कुछ हो सकता है, क्योंकि इस तरह जो समय जो है, और हमने देखा कल खास करके जो प्रधानमंत्री के आह्वान के ऊपर जिस तरह सबने दीप जलाए, एक प्रकार से जो प्राइम मिनिस्टर कॉल के लिए जो रिस्पांस है कि भाई हम इस समय देश के लिए हमें कुछ करना है, हमारी तरफ से कुछ भी हो, तो मुझे लगता है ये अपील इसमें भी है, ये जो आज के डिसीजन में भी वही अपील का मैसेज है। जी बहुत संक्षेप में, जो प्रधानमंत्री के आज मंत्रियों के साथ भी संवाद हुआ था उसमें भी यही मैसेज एक तरह से जो है देने की कोशिश की है तमाम मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी ने संवाद में। शेखर जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये मैसेज यही है कि हर व्यक्ति, वो देखिए ऑलरेडी हम सुन रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ये बात चल रही है कि किस तरह कटौती कौन लेगा, ये कई हर क्षेत्र में वो सोच रहे हैं। वो तो अपने इकोनॉमिक रीजंस के लिए भी है कि भाई कैसे आगे क्या करें, लेकिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति, अगर हम प्राइवेट सर्विस पे हो, सरकारी सर्विस पे या बिजनेस में, अगर हमारे पास कुछ हम दे सकते हैं देश के लिए इस समय, कुछ हम बचा सकते हैं, वेस्टेज ना करें, मुझे लगता है हम हर सिटीजन की तरफ से हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जी। और इस समय की वो जरूरत है, क्योंकि जो हमारे सामने जो चैलेंज है, जिस चैलेंज का अभी तक, जैसे मैंने पहले कहा, हमें पूरा पता नहीं है इसका, बिल्कुल ये जरूर हम जानते हैं बहुत सीरियस है, लेकिन कितना सीरियस है, हर सिटीजन को क्या देना पड़ेगा, क्या कुर्बानी करनी पड़ेगी, क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये अभी इसका क्लियर नहीं हुआ, पता नहीं। अभी परिस्थितियां रोज नया मोड़ ले रही हैं, नई शक्ल में आ रही हैं चुनौतियां, तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए रोज कुछ ना कुछ अहम फैसले लेने पड़ेंगे। और इस हिसाब से देखें तो आज के ये फैसले जो हैं महत्वपूर्ण हैं और कई तरह से महत्वपूर्ण है। मैसेजिंग भी है, एक साथ साथ देश का जो भंडार है उसमें कुछ अतिरिक्त पैसा कैसे आ सकता है उसके लिए एक आर्थिक रूप से भी एक अहम फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभमय जी और साथ साथ शेखर जी, आप दोनों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की बड़ी खबर पर हम बात कर रहे थे और वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद न्यूज़ नाइट में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।